गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज फाउलर पोजीशन एंड इट्स पर्पस। कि फाउलर पोजीशन क्या होती है और किस पर्पस के लिए ये हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। फाउलर पोजीशन इज दैट पोजीशन इन विच द पेशेंट इज सिटिंग ऑन द बेड। यानी कि फाउलर पोजीशन वो पोजीशन होती है जब पेशेंट बेड के ऊपर सिटिंग पोजीशन में हो, यानी बैठी हुई अवस्था में हो विद द हेल्प ऑफ बैक रेस्ट। यानी कि बेड के ऊपर हमने उसको बैक रेस्ट प्रोवाइड कर रखी है एंड सम एक्स्ट्रा पिल्लो आर गिवन टू द पेशेंट अंडर द बैक एंड नेक। हम क्या करते हैं, पेशेंट की बैक और नेक में एक्स्ट्रा पिलो लगा के उसको सिटिंग पोजीशन जब बेड के ऊपर प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फाउलर पोजीशन कहते हैं। इट इज द टाइप ऑफ हाफ लेइंग पोजीशन। इसको हम क्या कह सकते हैं, हाफ लेइंग, आधी लेटी हुई पोजीशन भी बोल सकते हैं। इन दिस पोजीशन पोस्चर शेप ऑफ द पेशेंट बॉडी आर लेइंग इन सिटिंग पोजीशन। यानी कि इस पोजीशन में जो पेशेंट होगा उसका पोस्चर क्या होगा, हाफ लेइंग पोजीशन में होगा। जैसे पेशेंट है आधा लेटा हुआ या आधी बैठी हुई पोजीशन में होता है। ये पोजीशन ज़्यादातर जब हम पेशेंट को रायल ट्यूब से फीड करा रहे हो, यानी जिस पेशेंट को माउथ में इंजरी हो रखी हो और वो खाना ना खाता हो, तो रायल ट्यूब से जो फीडिंग कराई जाती है उस टाइम पे हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पर्पस, कि किस पर्पस के लिए हम ये पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। दिस पोजीशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर लंग्स डिजीज़। यानी कि जो फाउलर पोजीशन होती है वो लंग्स वाले डिजीज़, जिस पेशेंट को लंग्स की डिजीज़ होती है उस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। कार्डियक पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, यानी हार्ट की जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है उसको हम फाउलर पोजीशन देते हैं। इसके अलावा किसी पेशेंट के कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए या हार्ट की फंक्शनिंग को प्रमोट करने के लिए हम ये वेंटिलेशन, लंग्स के अंदर वेंटिलेशन बढ़ाने के लिए इस पोजीशन को प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग इलनेस। यानी कि लंग्स की या हार्ट की प्रॉब्लम है उस पेशेंट को भी हम फाउलर पोजीशन देते हैं। इट रिलीफ फ्रॉम डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। यानी जिस पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है, जैसे अस्थमा वाला पेशेंट है, डायस्पेनिया वाला है या हार्ट वाला पेशेंट है, तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हमें इन पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उससे रिलीफ दिलाने के लिए हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ यूज्ड फॉर ईटिंग फूड। पेशेंट को खाना खिलाते टाइम भी हम फाउलर पोजीशन मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल में टेंशन, यानी कि एब्डोमिनल में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है तो उससे रिलीफ दिलाने के लिए भी हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन देते हैं। मसल्स और थाई मसल्स और बैक को रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए भी हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन देते हैं। ये पोजीशन जो है एब्डोमिनल कैविटी में अगर फ्लूइड ज़्यादा भरा हुआ है तो उसकी ड्रेनेज के लिए भी हम क्या करते हैं, पेशेंट को फाउलर पोजीशन देते हैं। जैसे असाइटस की प्रॉब्लम मेनली होती है एब्डोमिनल में। असाइटस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमिनल इंजरी। पेट में चोट वगैरह लगने से या कोई भी डिजीज क्रिएट होने की वजह से जब एब्डोमिनल कैविटी होती है हमारी, जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, उसमें फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट में जब फिल होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी ड्रेनेज के लिए भी हम पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ मेक ड्यूरिंग चेस्ट ट्यूब प्रोसीजर। यानी कि अगर किसी पेशेंट को लंग्स में इंजरी हुई है या लंग्स के अंदर भी फ्लूइड कलेक्शन हो गया है, जैसे निमोनिया डिजीज होती है, उसके अंदर हमें जो है लंग्स के अंदर जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा अकुमुलेट हो जाता है, तो उस दौरान चेस्ट ड्रेनेज प्रोसीजर किया जाता है जिसमें हमें चेस्ट के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे भी हम पेशेंट को क्या करेंगे, फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये पढ़े थे हमने फाउलर पोजीशन के पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज सेमी फाउलर पोजीशन एंड इट्स पर्पस। यानी कि सेमी फाउलर पोजीशन क्या होती है और उसके पर्पस पढ़ेंगे अभी हम। सेमी फाउलर पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें पेशेंट हाफ लेइंग पोजीशन में होगा, लेकिन बेड साइड से, हेड साइड से क्या होगा, बेड का एंगल कितना इवाल्वेट हो रखा होगा, 30 डिग्री एंगल से वो क्या हो रखा होगा, उसको हमने ऊपर उठा रखा होगा। हेड एंड बैक इज इवाल्वेटेड अबाउट 30 to 45 डिग्री एंगल। यानी 30 से 45 के बीच में जब बेड का एंगल बन रहा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन कहते हैं। किस पर्पस के लिए ये दी जा रही है,
बहुत सारे पर्पस होते हैं सेमी फाउलर पोजीशन देने के। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन हेड इंजरी। जो सेमी फाउलर पोजीशन होती है मोस्टली वो हम हेड इंजरी यानी सिर में चोट लगी हुई है पेशेंट को, उन पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ हेड इंजरी, यानी कि हेड इंजरी के ऑपरेशन होने के बाद हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। किस पर्पस के लिए? टू डिक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन में जो हमारा फ्लूइड होता है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो बढ़े ना। सीएसएफ फ्लूइड जो होता है उसका प्रेशर ब्रेन के अंदर ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए हम पेशेंट को क्या करते हैं, बेड को 30 to 45 डिग्री एंगल पे इवाल्वेट करके पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम किया जा सके। इस दौरान हम पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। इट इज़ आल्सो प्रोवाइड ड्यूरिंग द रायल ट्यूब। इसके अलावा रायल ट्यूब के लिए भी और पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराने के लिए भी हम पेशेंट को क्या करते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट क्या होता है? डिस्ट्रक्शन एंड डिस्टर्बेंस ऑफ रेस्ट एंड स्लीप कॉल्ड डिस्कम्फर्ट। यानी किसी भी पेशेंट को रेस्ट एंड स्लीप के दौरान जो डिस्कम्फर्ट या डिस्टर्बेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्कम्फर्ट कहते हैं। डिस्कम्फर्ट के बहुत सारे कॉज होते हैं। देर आर मैनी कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट। हॉस्पिटल में जब पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो बहुत सारे रीज़न होते हैं कि पेशेंट को जो है डिस्कम्फर्ट फील होगा। सबसे पहले ड्यू टू पेन, पेन की वजह से पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है। रिंकल ऑन बेड्स, अगर बेड पे जो लीलन बिछी हुई है उसमें रिंकल्स ज़्यादा होंगे, सिलवटें ज़्यादा होंगी तो भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा। बेड वेट शीट, अगर पेशेंट ने स्टूल या यूरिन पास आउट कर दिया है बेड के ऊपर तो बेड क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, उसकी वजह से भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग डे टाइम, अगर पेशेंट पूरे दिन लेइंग पोजीशन में रहेगा और फिजिकल एक्सरसाइज कम करेगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होगा। डिहाइड्रेशन है, लैक ऑफ स्लीप, जिसके लिए क्या टर्म यूज होती है, इंसोमेनिया, यानी कि पेशेंट को अगर नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही उसकी वजह से भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होगा। लो ब्राइट लाइट इन द रूम, अगर रूम के अंदर क्या होगी, टू ब्राइट लाइट इन द रूम, अगर रूम के अंदर ज़्यादा रोशनी होगी या ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी उसकी वजह से भी पेशेंट को कई बार डिस्कम्फर्ट फील होता है। इम्प्रॉपर पोजीशन, यहाँ पे आएगा इम्प्रॉपर पोजीशन। इम्प्रॉपर पोजीशन ऑफ पिलो अंडर द हेड, अगर सिर के नीचे पिल्लो की पोजीशन ठीक तरीके से मेंटेन नहीं हो रखी है तो पेशेंट को क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है या हेड में बैक में पेन हो सकता है, इस वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। नॉइस इन द रूम, यानी कि रूम के अंदर ज़्यादा शोर हो रहा है, जैसे रिंग है या अलार्म की रिंग है, उनकी वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। बेड स्मेल इन द रूम, रूम के अंदर क्या है, बेड स्मेल आती है, स्टूल या यूरिन अगर किसी पेशेंट ने पास आउट कर दिया है तो बेड रूम के अंदर क्या होगी, ज़्यादा स्मेल प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट, यानी कि अगर रूम के अंदर रैट वगैरह है या बग्स वगैरह ज़्यादा है प्रेजेंट होंगे तो उसकी वजह से भी पेशेंट को क्या होगा, डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। वेरी हॉट एंड कोल्ड रूम टेम्परेचर, अगर रूम का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा ही हॉट है या ज़्यादा ही कूल है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को क्या होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि डिस्कम्फर्ट क्या होता है और पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टे करने के दौरान कौन कौन से किस किस रीजन से जो है डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नर्सिंग मैनेजमेंट टू प्रोवाइड गुड रेस्ट एंड स्लीप इन द इलनेस इन द हॉस्पिटल, यानी कि हमने नर्सिंग मैनेजमेंट देनी है उस पेशेंट को जिसको हॉस्पिटल में इलनेस के दौरान रेस्ट एंड स्लीप के रेस्ट और स्लीप प्रोवाइड करते टाइम डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो उस दौरान हमने उसको क्या नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो बेटर रेस्ट और स्लीप ले सके। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, टू प्रोवाइड लूज गारमेंट क्लोथ ड्यूरिंग द नाइट टाइम टू द पेशेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पेशेंट लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में स्टे करते हैं उनको हमें लूज गारमेंट देने चाहिए नाइट टाइम में ताकि पेशेंट जो है आराम से स्लीप ले सके। इसके अलावा टू अटेंड द पेशेंट एंड प्रोवाइड नीड टू द पेशेंट विदाउट एनी डिले, पेशेंट को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो हमें विदाउट डिले उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। टाइम टू टाइम, यानी कि हर 2 घंटे में हमने पेशेंट की पोजीशन को भी चेंज करना चाहिए ताकि पेशेंट को बेड शोर से बचाया जा सके। अगर पेशेंट को बेड शोर नहीं होंगे तो रेस्ट और स्लीप में डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा।
इसके अलावा हमें टू अवॉइड लाउड टॉकिंग, यानी कि पेशेंट के रूम में हमें ज़्यादा तेज आवाज़ में बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तेज आवाज़ में बातें करने से पेशेंट डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे उसके रेस्ट और स्लीप में डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के दौरान हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट के रूम में ज़्यादा तेज आवाज़ हमें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू रिड्यूस द पेशेंट फियर अबाउट हिज डिजीज। डिजीज को लेकर के पेशेंट के जितने भी डाउट हैं हमें उनको क्लियर कर देने चाहिए, ताकि पेशेंट जो है इजीली रेस्ट और स्लीप कर सके। टू अवॉइड स्लीपिंग ड्रग्स बिकॉज दे मे बी हैप्चुअल। नाइट टाइम में हमें पेशेंट को स्लीपिंग ड्रग्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट उनका हैप्चुअल हो जाएगा। विदाउट अ ड्रग उसको हम स्लीप या रेस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो नाइट टाइम में हमें स्लीपिंग ड्रग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। द पेन इज़ मेन कॉज। कई बार क्या होता है, पेशेंट को रेस्ट और स्लीप के दौरान बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, तो उससे रिलीफ दिलाने के लिए हमें एंटी एनाल्जेसिक जो ड्रग्स हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि पेशेंट जो है इजीली स्लीप ले सके। टू प्रोवाइड स्लीपिंग पैटर्न टू द पेशेंट एट नाइट। हमें क्या करना है, पेशेंट को नाइट टाइम में ही उसके स्लीपिंग पैटर्न के अंदर हॉट मिल्क है, हॉट वाटर बाथ है, या हेड या लोअर लिम्स में मसाज प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि पेशेंट इजीली रेस्ट और स्लीप ले सके। स्विच ऑफ द ब्राइट लाइट ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम। पेशेंट के जो सोने का टाइम है उस टाइम पे हमें रूम के अंदर ज़्यादा ब्राइट लाइट ऑन नहीं रखनी चाहिए। सभी लाइट्स जो है वो स्विच ऑफ कर देना चाहिए, या फिर डिम लाइट का हमें यूज़ करना चाहिए। टू प्रोवाइड गुड एनवायरनमेंट सच एज फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, यानी कि हमें हॉस्पिटल का कैसा इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखना चाहिए, गुड या काल्म इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखना चाहिए, यानी कि फ्री फ्रॉम इंसेक्ट होना चाहिए, या नॉइस जो है रूम के अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि पेशेंट आराम से रेस्ट और स्लीप कर सकेगा और उसकी फास्ट रिकवरी हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेड इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग रेस्ट इन अवर बॉडी। अगर हमारा शरीर या पेशेंट लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रेस्ट करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर क्या बैड इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो देयर आर मेनी बैड इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग रेस्ट। अगर हम लंबे टाइम तक रेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी पे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से होंगे, इंसोमेनिया, यानी पेशेंट को अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक वो रेस्ट करता है तो स्लीपिंग पैटर्न उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर हमें इंसोमेनिया देखने को मिलेगा। इंसोमेनिया का मतलब होता है लैक ऑफ स्लीपिंग पैटर्न। पेशेंट जो है डिप्रेशन में जा सकता है, बेड शोर हो सकते हैं, फुट ड्रॉप, यानी कि पैरों की जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत आएगी। डिक्रीज मसल स्टोन, अगर पेशेंट बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा तो मसल स्टोन क्या हो जाएंगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। यूरिनरी प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको रीनल कैलकुलस यानी कि पथरी होने के चांसेस किडनी के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें क्या है, प्रोलॉन्ग रेस्ट करने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की देखने को मिलती है। रीज़न क्या होता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि एब्डोमिनल जो हमारा पार्ट है उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, यानी कि मसल स्टोन वीक हो जाएंगी, पेरिस्टालिक मूवमेंट जो है बॉडी की कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट होगा एनोरेक्सिया। विदाउट एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि पेशेंट क्या है, लंबे टाइम तक रेस्ट कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से उस बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा और पेशेंट को भूख लगनी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा चेस्ट डिक्रीज एक्सपेंशन, यानी कि पेशेंट को क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाइपोटेंशन, बीपी क्या हो जाएगा, लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इंक्रीज इरिटेबिलिटी, पेशेंट क्या होगा, ज़्यादा चिड़चिड़ा भी रहना स्टार्ट हो सकता है। तो लंबे टाइम तक अगर पेशेंट रेस्ट करता है तो उसका हमारी बॉडी पे ये सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप क्या होता है, फुट ड्रॉप इज ए डिजीज ऑफ एंकल ज्वाइंट। जो हमारे एंकल ज्वाइंट होते हैं, फुट ड्रॉप उनकी डिजीज होती है, जिसमें जो एंकल के ज्वाइंट होते हैं इज बेंड द डायरेक्शन ऑफ सोल साइड ऑफ द फुट, यानी कि जो हमारी सोल साइड होती है पैर की, वहां पे जो एंकल ज्वाइंट होते हैं उनके अंदर बैंड पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। रीजन क्या होता है, प्रोलॉन्ग रेस्ट करने की वजह से, डिजीज कंडीशन की वजह से, इलनेस की वजह से, या एंकल ज्वाइंट की मूवमेंट को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, मनाही कर दी गई है कि पैर को हमने ज़्यादा मूवमेंट प्रोवाइड नहीं करनी है, तो उसकी वजह से हमें
पेशेंट के अंदर फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। देन देयर इज प्रेजेंट डिफॉर्मिटीज इज अकर, यानी कि अगर पेशेंट लंबे टाइम तक रेस्ट करता है तो उसकी वजह से हमें पेशेंट के अंदर फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका एक अनदर रीज़न है टू इम्प्रॉपर नर्सिंग केयर, या फिर हमने पेशेंट को अच्छे तरीके से नर्सिंग केयर नहीं प्रोवाइड की है तो भी हमें पेशेंट के अंदर फुट ड्रॉप देखने को मिल सकता है। द फुट ड्रॉप पेशेंट वॉक ऑन हिज टॉय, जिस पेशेंट के अंदर हमें फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो पेशेंट हमें क्या होगा, टॉय से ज़्यादा चलते हुए दिखाई देगा विदाउट टचिंग द ग्राउंड बाय हिज हील आफ्टर द डिजीज, यानी जिस पेशेंट के अंदर फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम होगी वो पेशेंट क्या होगा, अपने हील एडी केबल नहीं चलेगा, वो अपने पंजों केबल जो है वो ज़्यादा चलना स्टार्ट कर देता है। वी कैन प्रिवेंट द पेशेंट, फुट ड्रॉप से हम पेशेंट को बचा सकते हैं कैसे, जब वो हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो हमें उसको प्रॉपर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट या प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज जॉइंट की प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि पेशेंट के अंदर फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम हम कम कर सकें। या फिर पेशेंट को फुट ड्रॉप से बचाने के लिए हम मूवमेंट ज़्यादा, फिजिकल एक्सरसाइज या पैसिव एक्सरसाइज ज़्यादा कराएंगे तो पेशेंट के अंदर हमें फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम देखने को कम मिलेगी। तो ये था आज हमारा, इस चैप्टर में हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी टॉपिक। थैंक यू।